हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो सीरियल नंबर आप देखेंगे क्लास 10 होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्लास जो 1 है डे 1 के नाम से आपका होगा, डे 2 के नाम से क्लास 2 है, यानी कि डे बाय डे ऐसे मैंने कंप्लीट किया हुआ है। आपका ये जो क्लास नंबर है ये 10 है। ठीक है, यानी कि 10वां दिन इसको आप समझना क्लास का। तो जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम करेंगे पूरा जितना भी थ्योरी आपका है, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट एग्ज़ाम हो, रीट हो, या विभिन्न राज्यों के जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है। सबसे 1 नंबर पे है आपका कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी भाई बहन अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना ट्रस्ट ज़रूर बिल्डअप करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो अदर चैनल पे आपको ना मिले शायद, या मिले भी, लेकिन यहाँ गारंटी 100% आपका जब सिलेक्शन होगा आप नीचे कमेंट करके जाओगे कि सर आपके ही वीडियो को मैंने देख करके आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैंने अच्छे अंक लाए हैं। तो अब बात करते हैं हम टॉपिक की। जो जीन पियाजे हैं तो ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका प्रश्न है किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो स्विट्जरलैंड के। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया है, किसने, जीन पियाजे ने, और वाइगोस्की ने भी दिया है। तो उसके बारे में हम अगले चैप्टर में यानी कि अगले लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। कहने का अर्थ यह है कि चीज़ों के बारे में आपको कोई भी व्यक्ति सिंपली बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। आपने सुना होगा कोई भी ऐसे कह देता है, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, कि इस चीज़ की मतलब जानकारी दे दो उन्हें, या संज्ञान में दे दो। ठीक है, संज्ञान में देने का अर्थ क्या हुआ, जानकारी या जानना, या चीज़ों को समझना या समझाना आप कह सकते हो। तो इसका जो व्यवस्थित अध्ययन किया था, जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक जो विकास है उसका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है इसके बारे में जानने के लिए जीन पियाजे ने अपने 3 पुत्रों लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन पर प्रयोग किया। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चा आपके सामने बड़ा होता है तो उसको आप देखते हो, नोटिस करते हो, एक एक चीज़ों को आप समझते हो, तब जाके कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आगे जीन पियाजे साहब कहते हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो जैसे जैसे बच्चे क्या होता है, जैविक परिपक्वता उसके अंदर आती है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है। आप देखेंगे कि वस्तुओं के बारे में क्या करता है, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है, एक धारणा बना लेता है। ठीक है, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वस्तु के बारे में क्या करते हैं बच्चे, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक धारणा बना लेते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसको जीन पियाजे ने दिया कहाँ। तो इनकी एक पुस्तक थी बाल चिंतन की भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग आप कह सकते हो। इसमें इन्होंने इसका प्रतिपादन किया और एक कथन दिया कि एक बच्चा यानी कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। तो ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, जीव मनोवैज्ञानिक थे। इससे पहले आपने देखा कि वो जो है जानवरों पर प्रयोग किए, जैसे स्किनर हो गए, आपके थॉर्नडाइक हो गए और पावलोव हो गए। किसी ने कुत्ते पर किया, किसी ने बिल्ली पर किया और किसी ने चूहे पर प्रयोग किया। मैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सीडीपी का, उसको आप जाकर चेक कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, जो कथन था एक बच्चा वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का क्या करता है, विकास करता है। बच्चों की थिंकिंग की बात करें तो एडल्ट से क्या होता है, प्रकार में अलग हो सकता है या होता है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है सबकी सेम होती है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि बच्चे का जो थिंकिंग लेवल हो एडल्ट से वो तो भिन्न होगा,
ये तो श्योर है कि भिन्न होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा हर किसी का जो दिमाग होता है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग चीज़ें सोच सकता है, ठीक है। तो वही बात हो रही है, जो थिंकिंग होती है बच्चे की वो एडल्ट से प्रकार में क्या होती है, अलग होती है, या हो सकती है या होगी, लेकिन जो क्वांटिटी होगी उनकी वो सेम होगी, यानी बुद्धि का जितना जो होता है, वजन होता है, वो तो सब में सेम रहेगा, जो दिमाग होता है वो तो सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा था कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, संसार के बारे में स्वयं एक सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। और इसलिए इन्हें यानी कि बालकों को इन्होंने क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक कहा है, किसने, पियाजे ने। ये भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नन्हा वैज्ञानिक किसे कहा गया है और किसने कहा है, तो आपके जीन पियाजे साहब ने कहा है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है, उसको पढ़ने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे आपको, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके सोपान की अगर बात करें तो पहला आ जाता है आपका मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, जिसमें रोना, चीखना, चूसना, यानी कि देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि बच्चे के अंदर क्या होता है, विकसित रहता है, यानी कि जन्मजात होता है। कहने का अर्थ है कि जैसे आप देखते हैं कभी कभी बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे पैदा होता है कुछ दिन बाद देखेंगे अपना अंगूठा स्वयं मुंह में डालकर चूसता है, तो ये जो होता है वो जन्मजात होता है, कोई इसको सिखाता नहीं है, वो बच्चा खुद ले करके आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखने वाली चीज़ें जो है, जो बच्चा है जो क्या करता है, ऐसा तो नहीं उसको सिखाया जाता है, बच्चा क्या करता है, आंखें तो पहले से भगवान ने दे रखी है, तो उसको वो क्या करता है, जैसे जन्म लेता है तो आंखों से देखना शुरू कर देता है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और रोना, चीखना, चिल्लाना, कहने का अर्थ है कि इस अवस्था में बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या करता है, आगे हम थ्योरी में समझेंगे कैसे रिएक्ट करता है। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व समझ लीजिए, ठीक है, कि वस्तु के न दिखने पर भी क्या होता है कि ज्ञात हो जाता है बच्चों को कि वस्तु क्या है, यहाँ पर छुपी हुई है। जैसे छोटा बच्चा है, कोई भी वस्तु आप छुपा कर रख दो, उसे दिखा कर एक बार रख दो, वो क्या करेगा, आपने वो मतलब मोबाइल फ़ोन आपने दिया, कुछ देर तक उसने कार्टून वगैरह देखे, फिर आपने क्या किया, छीन लिया, उसके हाथ से ले लिया और किसी तकिए के नीचे आपने छुपा दिया या कहीं पे भी घर में छुपा दिया, तो बच्चा क्या करता है, उसको ढूंढ निकालता है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है, यानी कि वस्तु नहीं दिखती है फिर भी वो क्या करता है, उसको सोच समझ के अपने अनुसार वो खोज लेता है। निर्जीव वस्तुओं में जीव का होना पाया जाता है, यानी कि उसको क्या समझता है कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कि बच्चा जा रहा है किसी पोल से टकरा गया या ज़मीन पे गिर गया, अब रोने लगता है। अब बच्चा रो रहा है, आपने क्या किया, उसकी मम्मी ने उठाया या किसी ने घर में उठाया और बोला, बच्चे किसने मारा तुमको, इसने मारा है, चलो मैं इसको मार देता हूँ। तो ऐसे ऐसे थप 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 करके मान लो अगर किसी ने मार दिया उसको ज़मीन पे या कहीं पे भी जहाँ से चोट लगी है, तो बच्चा क्या करता है, सोचता है कि वाह, उसको बड़ा मज़ा आता है, वो सोचता है कि चलो इसकी भी पिटाई हो गई, ये भी रो रहा होगा अपने आप में। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, जीववाद का निर्माण कर लेता है अपने अंदर। वो समझता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या होती है, उनमें भी जीववाद होता है, यानी कि जीव होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं संक्रिया की। तो किसी क्रिया को बार बार करना या दोहराना क्या है, संक्रिया है, यानी कि वस्तु को तोड़ना और फिर पहले जैसा बनाने की कोशिश कौन करता है, बच्चा ही करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं, यानी कि अपने दिमाग का ही प्रयोग करके वो क्या करता है, चीज़ों को वैसे ही जोड़ने का प्रयास करता है, हालांकि जुड़े ना जुड़े वो अलग पॉइंट है, लेकिन प्रयास करता है, इसे हम संक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है अपलटावी, इसे कहते हैं, या अविलोमिता या अनुत्क्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी इसको कहते हैं। तो यानी कि गिनती अक्षर में देखेंगे आप, या ऊंचाई हो गया आपका, लंबाई हो गया या फिर मोटाई हो गया, इन सब चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बच्चे को आपने क्या किया कि एक मतलब सेम साइज का, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, कहने का अर्थ है कि आयतन उसका सेम होना चाहिए। एक गिलास जो है पतला है, लंबा है, थोड़ा सा ऊंचा है, उसमें पानी सेम आपने डाला, और छोटे से गिलास में जो चौड़ा है मतलब सा उसका जो आयतन है वो सेम है,
वो चौड़ा है सिर्फ और उससे लंबाई में छोटा है। तो क्या किया कि छोटे गिलास में भी सेम पानी उतना ही डाला। अब बच्चे को लगेगा कि ये जो बड़ा वाला है इसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपका जूस के ऊपर पूछा जाता है कि 2 गिलास में जूस भरा हुआ है, 1 गिलास छोटा है, सेम मतलब 200 ml का जूस है, और इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बच्चा क्या सोचता है, तो बच्चे को हमेशा लगता है कि इसमें अधिक है, किसमें, जो जिसकी लंबाई अधिक होती है, यानी कि जो हाइट में बड़ा होता है बच्चा सोचता है कि इसमें ज़्यादा होगा, हालांकि ये अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। अब अपलटावी की अगर बात करें, जो इरिवर्सिबिलिटी है, तो इसमें अगर बच्चे को आपने बताया कि 5 अब प्लस 4 जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो अब बच्चे को आपने 4 + 5 दे दिया इस बार, तो बच्चा क्या करता है, उसको रिवर्स नहीं कर पाता है। तो इसे इसलिए क्या कहा गया, अपलटावी का गुण जो है बच्चे में आ जाता है, ठीक है। गिनती की बात करें तो गिनती अगर बच्चा गिन रहा है 1 से 100 तक, अपनी गिनती उसको काउंट करवाया, बच्चा ने काउंट कर लिया। अब बच्चे को आपने कहा कि बच्चे अब 100 से 1 तक की गिनती पढ़ो, तो बच्चा क्या करेगा, नहीं पढ़ पाएगा, यानी कि गलत पढ़ेगा या तो भूल जाएगा बीच में, अच्छा ये होता है, फिर बोलेगा 99 होता है, 99 के बाद पता चले कि बीच में 80 बोल देगा या कुछ भी बोल देगा इस तरह से। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अपलटावी, यानी कि बच्चे में ये विकास नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चा क्या करता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुकूलन, यानी कि एडाप्टेशन। इंग्लिश वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। एडाप्टेशन जो अनुकूलन है, पियाजे के अनुसार देखा जाए, बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना, बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, यानी कि ये 2 प्रकार से होता है। पहला तो है आत्मसात्करण, ठीक है, यानी कि एसिमिलेशन इसको कहते हैं। बालक द्वारा नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। यानी एक बच्चा जो है वो नए ज्ञान के साथ क्या कर रहा है, पूर्व ज्ञान को जोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे। जैसे कि आपके सामने अगर कोई सफ़ेद कुत्ता रखा गया है, ठीक है, कोई सफ़ेद रंग का कुत्ता है, फिर अचानक क्या हुआ, अब काला कुत्ता आ गया, तो बच्चे ने क्या किया कि अपने पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान में क्या किया, पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया कि हाँ इसकी भी 4 टांगें होती हैं, और ये भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि कुत्ता सफ़ेद ही होता है, कुत्ता काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट समझना है, ठीक है, कि आत्मसात्करण में क्या होता है कि बच्चा नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, यानी कि उसको जोड़ करके बताता है, इसलिए इसको आत्मसात्करण कहा गया है। दूसरा है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन कहते हैं इसको, वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपनी योजना यानी संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिससे कि नए वातावरण के साथ क्या कर पाए, तालमेल बैठा सके, यानी कि तालमेल बना सके, इसे समायोजन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके सामने इस बार क्या रखा गया, बच्चे के सामने एक बिल्ली आ गई। अब बच्चा क्या सोचा कि बच्चा ने सोचा कि अरे यार ये तो कोई और जानवर है, कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने क्या किया, पहले उसको लगता था कि नहीं बिल्ली जो है वो भी कुत्ता है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, ये भी सफ़ेद या काला है, ऐसे करके। तो अब क्या होगा कि बच्चे ने अपने ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन कर दिया अपने व्यवहार में, यानी कि जो उसका पुराना है उसमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया, है ना, तालमेल बैठाने के लिए वातावरण के साथ इसमें क्या किया, समायोजन कर लिया, इसे समायोजन कहते हैं। अब बात करते हैं संतुलन, जो मैंने आपको बताया साम्य धारण, यानी कि इससे पहले मैंने अनुकूलन बताया था, अब आपका आ गया संतुलन, जो साम्य धारण होता है, इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहते हैं, कि जब बालक के द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन के बीच एक संतुलन बनाना हो, यानी कि स्थापित करना हो, तो उसे हम संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, एक समायोजन स्थापित करता है। समायोजन का अर्थ है कि आत्मसात्करण और समायोजन के बीच क्या करता है, एक संतुलन, एक पैरेलल कॉन्सेप्ट बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम संतुलन कहते हैं, ठीक है, यानी साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब नोट में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि बच्चा क्या करता है, खुद से बात करता है। तो पियाजे कहते हैं कि ये बच्चा क्या अहम केंद्रित, यानी कि ईगोसेंट्रिक है, वर्ड आप याद रखेंगे यहाँ पे,
इंग्लिश वर्ड ईगोसेंट्रिक, यानी बच्चा क्या है, अहम केंद्रित होता है। वहीं पे आप देखेंगे वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो खुद से बोल बोल के खुद को बताता रहता है, मतलब खुद के दिमाग को वो चीज़ें बोल करके बताता है कि नहीं, कोई खिलौना से खेल रहा है तो वो बोलता रहता है, गुनगुनाता रहता है, कुछ कुछ धीरे धीरे बोलता रहता है। अब बात करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म्स आ जाता है स्कीमा। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है स्कीमा, यानी बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर हैं यानी कि जमा है, और बालक क्या करते हैं, मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके यानी कि अपने ज्ञान का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा यानी कि कॉन्सेप्ट बना लेता है, तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। फिर से सुनेंगे, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों का उपयोग करके क्या करता है, किसी वस्तु के प्रति यदि कॉन्सेप्ट बना ले तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। अब संरक्षण क्या होता है, संरक्षण को समझते हैं। कंजर्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन कर देने पर पहचान नहीं पाता है, यानी कि वही चीज़ें जो मैंने आपने बताई, एक छोटा ग्लास एक बड़ा ग्लास, दोनों का आयतन सेम, ठीक है, उसमें सेम जूस रखा हुआ है, वो पहचान ही नहीं पाता है कि किस में जूस ज़्यादा है किस में कम है। उसको लगता है नहीं, जो पतला वाला है जो बड़ा है उसमें जूस ज़्यादा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब में सेम रहता है। अब केंद्रीकरण जिसको सेंट्रेशन कहते हैं हम, तो केंद्रीकरण क्या होता है कि एक समय में किसी एक वस्तु एक ही विशेषता के बारे में वो सोच पाता है। जैसे आपने बता दिया, कोई डब्बा ही दे दिया, उसको पकड़ा दिया, तो वो उसमें आपने अगर पानी डाल दिया तो बच्चे क्या सोचेगा कि इसमें सिर्फ पानी ही आएगा, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक विशेषता के बारे में सोच रहा है। उसको ये नहीं पता कि इसमें जूस भी आ सकता है, इसमें मिट्टी भी हम डाल सकते हैं, या चावल रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, या कोई भी वस्तु हो उसे हम रख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चा केंद्रीकरण जो होता है उसका सेंट्रेशन जो होता है एक ही वस्तु पर होता है। अब जीन पियाजे के अनुसार अब अवस्थाओं को समझते हैं। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस बताए हैं जीन पियाजे ने। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। तो इंग्लिश का आप टर्म याद रखेंगे हमेशा, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहली जो अवस्था आपकी होगी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा जो होता है उसका जो अवधि होता है यानी कि समय काल होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से सीखता है, जैसे आपके आँख कान नाक और जीभ हो गया, हाथ की उंगलियां हो गई, ये सब चीज़ें, आपकी त्वचा जिसे हम कहते हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या करता है बच्चा, सीखता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उससे शेयर करने की कोशिश करता है। और भूख लगने की स्थिति में क्या करता है, बालक रो कर व्यक्त करता है, यानी कि अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो रो करके बताता है चीज़ों को, ठीक है, रो करके बताता है कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, जो भी है, तो अपनी ज्ञान इंद्री का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बच्चा रो कर बता रहा है। कौन सी स्टेज में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। किसने दिया है, तो ये जो अवस्था है जीन पियाजे ने बताई है। अगला है पॉइंट आपका कि जिन वस्तुओं के को बालक प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। कहने का अर्थ है वो जब मम्मी को देखेगा तो वो समझेगा ये मेरी मम्मी है, अगर मम्मी मौके पे नहीं है तो वो मतलब किसी और के गोद में भी आप देखेंगे कभी कभी बच्चा क्या करता है, खुश रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं समझ पाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष देखता है उसी को अपना समझ लेता है, उसी को अपना मान लेता है। अगला पॉइंट है बच्चे में वस्तु अस्थायित्व, जो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है इस अवस्था में आ जाता है, ठीक है, यानी कि वस्तु जो अस्थायित्व का गुण है वो इस अवस्था में आ जाता है, यानी 0 से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बच्चे के अंदर पाया जाता है वस्तु अस्थायित्व। मैंने आपसे बताया था बच्चे के, अगर आपने फ़ोन दिया था, अब इस बार आप क्या करिए, बच्चे को एक चाबी दे दीजिए। जैसा कि मेरा एक मतलब भतीजा है,
तो मेरे घर पे अभी छोटा है, 1.5 साल का है, तो वो क्या करता है, वो बाइक पे बैठने के लिए जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं वो घर में मतलब जाता है, और कहीं से भी मतलब जब भी उसका मन करता है बाइक की चाबी ढूंढ कर लाता है और क्या करता है, वो बाइक पे बैठ जाता है, ऐसे ही बैठने का प्रयास करता है और बैठ जाता है, किसी तरह से उस पर चढ़ जाता है और रोने चिल्लाने लगता है। मतलब क्या करता है कि वो वस्तु अस्थायित्व यानी कि जो की है, यानी बाइक की जो चाबी उसको पता है और वो ढूंढ लेता है इस तरीके से कि यहाँ रखी हुई है, जाकर ढूंढ लेता है, लेकर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है किसने, जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक लंबा है परंतु इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो जो दूसरी अवस्था हम बता रहे हैं आपको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो समय होता है कि 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा होता है तो ये सेकेंड अवस्था में होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष का बच्चा इस अवस्था में आता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, यानी थोड़ी थोड़ी समझ क्या होती है उसके अंदर आ जाती है, और थोड़ी थोड़ी विभेद भी करता है, यानी कि चीज़ों की व्याख्या थोड़ा बहुत कर पाता है। और अगला पॉइंट है, इस अवस्था में भाषा का जो विकास होता है वो प्रारंभ होता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो उसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, विकसित होता है, यानी कि विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगला पॉइंट है आपका कि बालक शब्द व प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, शब्दों को प्रतीकों के माध्यम से भी समझना शुरू कर देता है। जैसे आपने बताया कि ये ग्लास है, अब आप दिखाएंगे, बोलेंगे कि जाओ ग्लास लेके आओ, तो बच्चा क्या करता है, सुन करके उस चीज़ को आपको लेते आएगा। या आपने बता दिया जाओ वो लाओ, तो बच्चा क्या करता है, समझ जाता है कि वो ग्लास मांग रहे हैं, उनको ला कर के दे देता है इस तरह से। अगला पॉइंट है आपका कि इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था थी वो यही थी आपकी। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं। किसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को। इसमें और भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है, इसमें बच्चे में अहम केंद्रित की भावना होती है। जो अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया था, देखिए यहाँ पे वही पॉइंट आया है, आपने वहाँ पे समझ लिया कि यानी बच्चा सोचता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबके लिए सेम है, मतलब सब वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो चॉकलेट मुझे अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगता होगा, मुझे ये खेलना अच्छा लग रहा है तो फलाने को वो भी अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर ईगोसेंट्रिक की भावना होती है। वो जो सोचता है, जो कर रहा है वो सबको पसंद है, ऐसी थिंकिंग होती है बच्चे की। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अहम केंद्रित की भावना होती है, यानी कि ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है किसी स्टेज में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है। अगला है जीववाद, जो मैंने आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना, यानी कि चोट लगने पर क्या करता है, वस्तु को मारने पर क्या होता है, बच्चा शांत हो जाता है। वही चीज़ मैंने आपको बताया था जीववाद, यानी एक बच्चा जब टकराता है किसी चीज़ से, आप उसको अगर मार देते हो, ऐसे हाथ से थपथपा देते हो, तो बच्चा क्या करता है, सोचता है कि इसको भी चोट लगी होगी, ये भी रो रहा होगा। इस तरह से क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं में जीव को वो समझता है। ठीक है, अपलटावी का गुण भी इसी अवस्था में आता है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा क्या होता है, रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं सोच पाता है। यही चीज़ मैंने आपको अपलटावी में बता दिया था कि बच्चा क्या करता है कि अगर आपने बताया कि 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा, तो इस बार बच्चे को आपने 6 और 5 दे दिया तो वो ऐड नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबल का गुण बच्चे के अंदर नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा जो आपकी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था का जो समय होता है, जो वो होता है कि 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो इस अवस्था में आता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने लगता है। ठीक है, बालक क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने का गुण आ जाता है, उस पर तर्क करने लगता है और उसकी व्याख्या करने लगता है, उसके लिए नियम बनाने लगता है। किस अवस्था में, मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है।
अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे में चिंतन जो होता है वो एक क्रमबद्ध या तर्क संगत होता है, जिसे हम हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। यानी कि इस तरह से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो चिंतन होता है वो एक सीक्वेंस में करने लगता है। अच्छा ये चीज़ है तो इसमें मतलब ये हो सकता है, तो पहले कोई भी चीज़ है, खिलौना है तो बोलेगा अच्छा इसमें चक्का पहले लगाना है तो पहले इसमें राड घुसाना पड़ेगा, फिर उसमें हम चक्के को लगाएंगे। तो मतलब एक क्रमबद्ध वो सीखने की कोशिश करने लगता है, तर्कसंगत करने लगता है। किस अवस्था में? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कि कौन सा एज होता है? 7 से 11 वर्ष का एज होता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक वस्तु के आकृति और आकार को समझ पाता है। जैसे कि इससे पहले अवस्था में मैंने आपको बताया था कि बच्चा क्या करता है कि वस्तु अस्थायित्व गुण उसके अंदर नहीं मतलब होता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो शेप और साइज है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बच्चा क्या होता है कि अब समझ जाता है कि नहीं, जो बड़ा है और जो छोटा है दोनों में सेम जूस रखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक क्या करता है? वस्तु की आकृति और आकार को समझ पाता है, यानी उसमें विकास हो जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था कि जो बालक होते हैं उनमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो उसमें भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, यानी तोतलापन चला जाता है और बच्चा जो है अच्छा खासा बोल पाता है, चीज़ों को समझ पाता है। अगला पॉइंट है कि बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को भी सीख लेता है। अब अनुकूलन क्या होता है मैंने आपको बताया वहाँ पे। अगर अनुकूलन मैं आपको नहीं बताता तो आप समझते ही नहीं, एक लाइन में मैं बोल देता तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को बनाते हैं और उनसे सीखते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट स्टेज है वो चौथी अवस्था है, जो हाई लेवल की है, वो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे की उम्र होती है वो 11 वर्ष से अधिक होती है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, वो तर्क करने लगता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी जो योग्यता है तथा संप्रेषणशीलता है उसका विकास क्या होता है, अपनी ऊंचाई पर होता है, यानी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने के लिए अमूर्त चिंतन करता है। मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना, यानी कि क्रिटिसाइज जो किया गया था उसके बारे में। तो पियाजे ने बताया था कि विकास की जो ये अवस्थाएं, जो चारों अवस्थाएं बताई पियाजे ने, कहा कि एक क्रम में होती हैं और बच्चे में जो परिवर्तन जो मैंने बताया है वो एक क्रम में होंगी, उसी अवस्था में होंगी। लेकिन जब देखा जाए तो अगर बच्चे को आप देखेंगे तो अगर सिखाने का अगर प्रयास करेंगे, उसे अच्छा माहौल देते हैं, वातावरण देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अवस्था से अधिक चीज़ें सीख लेता है। तो यहाँ पे इनका जो सिद्धांत है इसकी आलोचना हो गई कि बच्चे को अगर अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा एक पर्यावरण दिया जाए, तो बच्चा क्या करता है, अवस्था से अधिक सीख लेता है। यानी कि जिस बच्चे की जितनी उम्र है, उम्र से ज़्यादा उसके पास ज्ञान हो जाते हैं अगर उसको सिखाया जाए तो, उसका वैसा माहौल अगर बनाया जाए, वातावरण दिया जाए तो। अब बात करते हैं कि जो पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है कि एक टीचर को कैसे प्रयोग करना है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक के मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी संज्ञानात्मक जो विकास है वो क्या होता है, मानसिक विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालकों में मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के अंतर्गत होता रहता है। अध्यापक को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करना चाहिए, यानी कि बालक की उम्र कितनी है, उनका मानसिक जो डेवलपमेंट है वो कितना है, ये जानना चाहिए। फिर जाके उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई है। यानी तार्किक चिंतन, यानी बाल्यावस्था में जब बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है तो इसे क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं।
इसलिए शिक्षकों को बच्चे में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये इसका शैक्षिक महत्व निकल के आ रहा है यहाँ पे। और देखेंगे बच्चे को प्रोत्साहित वगैरह करना चाहिए, ठीक है, आगे पॉइंट मिलेगा आपको। तो बच्चे को गलती करने पर उन्हें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ऐसा पियाजे ने बताया। उनका शैक्षिक महत्व यही है। इसके बाद शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, पियाजे ने बताया। और अगला पॉइंट है इसका, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह शिक्षक को वाद विवाद जो प्रतियोगिता है इसका समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक नवीन सोच ज्ञान विकसित होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रतियोगिताएं होती हैं वाद विवाद, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में हम लोग के क्या होता था, अंताक्षरी कहते हैं, एक कंपटीशन होता था जिसमें सिंगिंग हो गया आपका या मीनिंग का हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग वैसे खेला करते थे, यानी कि किया करते थे। तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता था, विकास होता था, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। अगला है पॉइंट आपका, बच्चों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर देना चाहिए, जिससे उनके बीच में एक अलग अलग बच्चों से क्या करें, अलग अलग चीज़ें सीख पाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से एक जागरूक कर पाएँ, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। अगला जो सेशन होगा उसमें हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यूज सारे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो चैनल को आप लोग क्या करना है कि जो आपका ये वेबसाइट है यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे विजिट करेंगे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलता रहता है और थ्योरी वगैरह भी मिलती रहती है यहाँ पे। इसके बाद यूट्यूब चैनल जो आपका चल रहा है इंस्टीट्यूट नोट्स है, इसको अभी आपको जाके क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। और टेलीग्राम जुड़ने के लिए आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ग्रुप ये सर्च करना है, इससे ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके पीडीएफ कुछ देर बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और साइट पे भी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।